रैन अब अपने पार्टनर की तरफ देखता है, हु इज़ नन अदर देन मा यनलिन। अब क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था एंड इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी ज़ीरो था एंड उनके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कम था, तो रैन सीधे मा यनलिन को काम शुरू करने को कह देता है। रैन काफ़ी ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड होता है। उसे पता होता है कि ये ऑपरेशन जितना मुश्किल है उतने ज़्यादा ही उनके गलती करने के चांसेस हैं एंड इसीलिए रैन पूरी कैलकुलेशन के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाता है। रैन मा यनलिन के साथ काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन मा यनलिन उसकी स्पीड के साथ खुद को सिंक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्लियरली वो ये करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएट चीफ फिजिशियन फाइजाओ जुओ जियानमिंग अपनी टीम्स के साथ अभी भी डिब्राइडमेंट यानी कि स्टार्टिंग के क्लीन अप फेज में ही लगे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रोग्रेस काफ़ी ठीक चल रही है। तभी जैसे ही रैन कहता है कि बोन वर्क कंप्लीट हो चुका है एंड इंटरनल फिक्सेशन शुरू कर रहा हूँ, तभी ऑपरेशन थिएटर में एक साइलेंट शॉक पैदा होता है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि रैन जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। फी जाओ एंड गुआओ जियानमिंग को तुरंत रियलाइज़ होता है कि वो जहाँ अभी शुरुआत में है, लिंग रैन वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका है। और ये सिर्फ स्पीड का इशू नहीं था, ये था स्किल्स का इशू, जहाँ पर रैन माइक्रोस्कोपिक प्रिसीजन के साथ टेंडन सूचर्स, ब्लड वेसल एनास्टोमोसिस और सबसे कॉम्प्लेक्स नर्व एनास्टोमोसिस सब कुछ ऑलमोस्ट मैकेनिकली एग्जीक्यूट करता जा रहा था। वहीं दूसरे लोग ये सब फिगर आउट करने में ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। जैसे जैसे रैन आगे काम कर रहा था वैसे वैसे मा यनलिन को रियलाइज़ होता है कि रैन कैसे टेंडन सूचर्स, ब्लड वेसल एंड नर्व्स को आराम से हाईलाइट कर पा रहा है। उसकी प्रिसीजन इतनी अच्छी है कि मा यनलिन को इतना स्किल ना होने के बावजूद भी सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही रैन मा यनलिन को स्किन की सूचरिंग हैंडल करने को देता है, तभी ऑपरेशन थिएटर में बाकी सभी टीम्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। रैन की वजह से दूसरे सर्जन्स प्रेशराइज फील करने लगते हैं, एज रैन को काम किए हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता एंड स्टिल वो ऑपरेशन में उनके चीफ सर्जन से ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि इसकी वजह से दूसरे सर्जन जो होते हैं वो रैन पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैन इस चीज़ को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है एंड जो हैंडल नहीं कर पा रहा होता उसे भी काम पर फोकस करने को कहता है। रैन अब डॉक्टर वैंग से पूछता है कि क्या वो उनकी कहीं मदद कर सकता है, लेकिन डॉक्टर वैन केयरफुली सोचता है एंड क्योंकि दूसरी टीम्स को मदद चाहिए होती है तो वो रैन से अभी मदद नहीं मांगता। चीफ सर्जन डॉक्टर वैंग सिचुएशन को तुरंत रीड कर लेता है। पेशेंट बच्चा है, टाइम खत्म हो रहा है और लिंग रैन ऑलरेडी आइडल खड़ा है, जो इस मोमेंट में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। डॉक्टर वैंग तुरंत ऑर्डर देता है, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर तुम शुरू करो। रैन बिना डिले के एमआरआई स्कैन मंगवाता है एंड एक नज़र में ही असेसमेंट कर लेता है। हड्डी को 0.5 सेंटीमीटर शॉर्टन करना पड़ेगा। रैन बस देखता है एंड डिसीजन ले लेता है। इसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर में फिर से वही साइलेंस। रैन के हाथ दोबारा मूव करते हैं, फास्ट, प्रिसाइज, कंट्रोल्ड। मा यनलिन सिर्फ ऑब्जर्व करता है और फिर रैन सीधा खड़ा होता है और न्यूट्रल टोन में बोलता है, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर कंप्लीट। ये चीज ऑपरेशन थिएटर में दोबारा से शॉक ले आती है। रैन के सीनियर्स ये देखकर हैरान होते हैं कि रैन इतनी तेजी से और इतनी प्रिसाइजली चीजें कैसे कर रहा है। रैन बहुत अच्छे तरीके से मा यनलिन के साथ इस सर्जरी को कैरी कर रहा होता है एंड इस चीज को ओल्ड वैंग जो कि चीफ सर्जन होते हैं इस ऑपरेशन के, वो भी नोटिस कर लेते हैं एंड वो रैन से पूछते हैं कि क्या वो सर्जरी को आगे कंटिन्यू कर सकता है। ओल्ड वैंग की आंखें भी डायरेक्टर हुओ की तरह अच्छी हैं एंड उन्हें पता है कि रैन कितना काम आ सकता है, इसीलिए ये कहकर वो शायद रैन को चैलेंज तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ऑपरेशन कितना ज़्यादा टायरिंग है, लेकिन यही चीज़ रैन की कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करेगी। रैन की क्या लिमिट है इसका अभी तक कोई जवाब नहीं एंड शायद यही पता करने के लिए ओल्ड वैंग ने रैन को आगे कंटिन्यू करने को कहा। इस दौरान ऑपरेशन थिएटर का माहौल अभी भी हैवी था। ब्राइट लाइट्स, मशीन की आवाज़ और सर्जन के चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। चीफ वैंग विजिबली एग्जॉस्टेड थे, लेकिन लिंग रैन की आंखों में अभी भी वही फोकस था। चीफ वैंग पूछता है, तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो? रैन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। चीफ वैंग अब उम्मीद के साथ रैन को लेफ्ट हैंड का थंब जो पहले डॉक्टर फाई के पास था, अब वो उसे रैन को ऑपरेट करने को दे देते हैं और यहीं से प्रेशर और बढ़ जाता है। रैन का पूरा ध्यान सर्जरी पर है। उसके दिमाग में सिस्टम की टेक्निक्स एक के बाद एक एक्टिवेट हो रही हैं। 2 उंगलियों पर काम करने के बाद उसे इस सर्जरी का पूरा फ्लो समझ आ चुका है। वो मा यनलिन से कहता है, लेफ्ट हैंड की फिंगर का डिब्राइडमेंट कंटिन्यू रखो। टाइम धीरे धीरे निकल रहा था। मा यनलिन नोटिस करता है कि लिंग रैन के चेहरे पर हल्का सा स्ट्रेन आ गया है। ये अनयूजुअल था।
उसने रैन को कभी ऑपरेशन के बीच थकते हुए नहीं देखा था एंड रैन को भी ये चीज़ महसूस होती है। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये सर्जरी क्रिटिकल है, मुझे एनर्जी सीरम की ज़रूरत है। सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड रैन एनर्जी सीरम को यूज़ करता है। अगले ही पल सीरम को कंज्यूम करने के बाद रैन की बॉडी में न्यू एनर्जी आ जाती है, उसकी थकान गायब हो जाती है। माँ येलिन भी कंफ्यूज हो जाता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। उसे लगा था कि रैन थक चुका है, लेकिन रैन की कंडीशन अब पहले से भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। माँ येलिन खुद को समझाता है, ऐसी सर्जरी में असिस्टेंट का काम होता है, सर्जन के रास्ते में ना आना। इस बीच एक टीम के डॉक्टर का काम खत्म होता है एंड वो इस चीज के बारे में चीफ वैंग को बताता है एंड उससे पूछता है कि क्या उससे मदद की जरूरत है। ओल्ड वैंग पहले मना कर देता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर रैन का ऑपरेशन देख सकता है। जिसके बाद चीफ वैंग पीछे हट जाता है एंड वो सिर्फ रैन के ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। उनके लिए माइक्रोस्कोप के नीचे का काम देखना मुश्किल था, लेकिन रैन का चेहरा, उसके हाथों की मूवमेंट, बिना हेजिटेशन के फ्लो करता हुआ ऑपरेशन, ये सब एक चीज बता रहा था, सर्जरी परफेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। वैंग को लगता है जैसे वो सर्जरी नहीं बल्कि एक परफेक्टली रिहर्स डांस देख रहा हो। थोड़ी देर बाद चीफ वैंग आवाज देता है, रैन क्या तुम ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हो? रैन जवाब देता है, अभी नर्व एनास्टोमोसिस चल रही है और शायद यहाँ स्किन ग्राफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी। स्किन ग्राफ्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर एक जगह से स्किन का हिस्सा निकालकर दूसरी जगह पर लगा देता है। ये तब किया जाता है जब किसी पेशेंट की स्किन बर्न, इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से खराब हो गई हो और नेचुरल हीलिंग पॉसिबल ना हो। तो नाउ यू नो व्हाट इज स्किन ग्राफ्ट। चीफ वैंग रैन को कहता है, नर्व्स कंप्लीट होते ही स्किन सूचर्स डॉक्टर कैंग को दे देना और फिर मेरी मदद के लिए आ जाना। आधा घंटा और निकल जाता है। अब चीफ वैंग क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था। एज और स्टेमिना का डिफरेंस साफ था। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, मैं 2 उंगलियों का काम भी कंप्लीट नहीं कर पाया। जिसके बाद वो रैन को बुलाते हैं, रैन इधर आओ, इस आर्टरी को जोड़ दो। रैन बिना डिले के काम शुरू करता है। सिस्टम का परफेक्ट लेवल इफेक्ट क्लियरली दिख रहा था। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों नेक्स्ट लेवल पर थे। रैन मन में सोचता है, ये 4th फिंगर है, इस बार मैं और तेज हो सकता हूँ। और कुछ ही पल बाद आर्टरी कंप्लीट। पूरा ऑपरेशन थिएटर स्टाफ फ्रीज हो जाता है। रैन शांति से पूछता है, वेन्स भी मैं ही जोड़ दूं? नर्सिस और असिस्टेंट एक साथ बोल उठते हैं, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग। आखिरकार सर्जरी कंप्लीट होती है। रैन अपने टूल्स नीचे रखता है, तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, ऑपरेशन कंप्लीट, अचीवमेंट अनलॉक्ड। एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है अपनी कलीग्स की जेन्युइन अप्रिसिएशन। जिसके बाद उसे 9 बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलते हैं। रैन के मन में एक सिंपल थॉट आता है, रिप्लांटेशन सर्जरी काफी सेटिस्फाइंग थी। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है और बाहर कॉरिडोर में डायरेक्टर हुओ खड़े होते हैं। रैन रुक कर पूछता है, डायरेक्टर हुओ आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? डायरेक्टर हुआ थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर वो बॉम्ब फोड़ देते हैं। आई मीन नॉट लिटरली। वो उसे पूछते हैं, तुम्हारी माँ आधी रात को घर क्यों नहीं गई? और वो बड़ी सितारी बाहर तुम्हारा वेट क्यों कर रही है? आखिर पिछले कुछ दिनों में तुमने क्या किया? रैन पूरी तरह शॉक में चला जाता है। मेरी माँ बिग स्टार बाहर मेरा वेट कर रही है। रैन को ये चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही रैन को उसकी मॉम वहाँ पर खड़े हुए दिखती हैं। वो सोचता है कि जब उसकी मॉम हॉस्पिटल आई थी तो वो ऑफिस में क्यों नहीं रुकी। दूसरी ओर रैन की मॉम 2 औरतों से बात कर रही होती है किसी काम के सिलसिले में एंड रैन पीछा खड़ा सब सुन रहा होता है। रैन अब अपनी माँ के पास जाता है एंड उनसे पूछता है, आपने मेरी परमिशन के बिना मेरे लिए क्या अरेंज कर दिया? उसकी मॉम उसको देखकर चौंक जाते हैं, अरे तुम यहाँ कब से खड़े हो? रैन की मॉम के साथ 2 और औरतें खड़ी होती हैं। एक होती है लेली एंड दूसरी होती है मेंगशुई, जो कि एक सुपरस्टार होती है। लेली रैन से कहती है, रैन पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद आप कॉन्सर्ट में वापस क्यों नहीं आए? मैंने आपके लिए सीट बुक की थी। रैन शांति से जवाब देता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशेंट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं आर्टिस्ट बनने के लिए अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकता। ये सुनकर लेली थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। वो सोचती है कि उसके ये कहने का मतलब नहीं था, बस उसे रैन की ये बात सुनकर थोड़ा बुरा लग रहा है। लेली अब रैन को मेंगशुई से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड रैन को बताती है कि असल में मेंगशुई उसे ढूंढ रही थी। मेंगशुई चाहती थी आप एक बार उसकी नेक का मसाज कर दें। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। रैन मन में सोचता है, इतनी जल्दी स्ट्रेन? रैन को ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही होती एंड वो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है। उसकी माँ तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है एंड उसे कहती है कि लगता है मेरा बेटा कुछ अजीब ही सोच रहा है। पागल लड़के, तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, बस 20 मिनट में इन्हें रिलीफ दे दो, ठीक है? रैन खास कर बोलता है, ठीक है माँ, समझ गया, पर अब मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अब वो सब
डायरेक्टर हो को अलविदा कहते हैं। रैन की माँ स्माइल के साथ डायरेक्टर हो को कहती है, हॉस्पिटैलिटी के लिए आपका शुक्रिया, कभी हमारे घर आइएगा, साथ में खाना खाएंगे। डायरेक्टर हो हाथ हिलाता है एंड कहता है, ज़रूर ज़रूर। लेकिन उनके मन में एक थॉट आता है, बड़ी स्टार का डॉक्टर रैन को खुद बुलाना। रैन की रेपुटेशन तेज़ी से बढ़ रही है, आज की सर्जरी भी सक्सेसफुल रही, तो रैन के लिए स्टार डॉक्टर बनना अब दूर नहीं है। अगली सुबह रैन बिना सोए सीधा हॉस्पिटल आ चुका होता है। नर्सेस उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। डॉक्टर रैन, कल ओवरटाइम के बाद भी आज काम पर? रैन कहता है, हाँ, मुझे पेशेंट्स का पोस्ट ऑपरेटिव स्टेटस चेक करना है। एक नर्स मन में सोचती है, पहले ही इतना हैंडसम और मेहनत करते हुए रैन और भी अच्छा लगता है। तब हेड नर्स आवाज़ लगाती है, रैन, लीडर ने कहा है आते ही सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना। कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हुए रैन को एक दूसरी नर्स रोक लेती है एंड उसे मिस्टर जेंग से मिलवाती है, जो कि पैन हुआ के डायरेक्टर पैन हुआ के रिलेटिव्स होते हैं। मिस्टर जेंग मिल जाता है अपनी वाइफ के साथ। उनके हाथ में एक बड़ा बैग होता है। डॉक्टर रैन, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। मिस्टर जेंग हंसी के साथ कहता है, हम आपके लिए क्रेफिश लाए हैं। उसकी वाइफ एक्साइटेड होकर कहती है, MRI रिपोर्ट में क्लियर है, टेंडन बहुत अच्छी तरह से हील हो रहा है। डॉक्टर रैन, आपके फ्यूचर्स कमाल के हैं। रैन थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन क्रेफिश का इससे क्या रिलेशन? मिस्टर जेंग हंसकर बोलता है, ये बस एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी पीछे से नर्स रैन को बताती है कि उसे जल्दी से जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचना है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाते ही एक कैमरा टीम दिखती है। ये यूनवा डेली की रिपोर्टर जाओ याओविन होती है। डॉक्टर रैन वो कैमरा की तरफ देखकर कहती है, लगता है आज मुझे एक बड़ी स्टोरी मिलने वाली है। मैं जो याओविन हूँ, आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। तभी पीछे से डायरेक्टर वैंग आता है एंड रैन को आगे बढ़ते हुए कहता है, बस खड़े मत रहो, कल तुमने 5 साल के बच्चे की उंगलियां जोड़ी थी, उसकी न्यूज़ ऑलरेडी बाहर पहुंच चुकी है। रिपोर्टर स्माइल के साथ बोलती है कि उसने रैन की एबिलिटी देखी है। वैसे तो इस इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रैन की एबिलिटी पर उन्हें कोई भी शक नहीं है। अब वो रिपोर्टर मिस्टर जेंग से कहती है, आप खुद क्रेफिश पील करके डॉक्टर रैन को खिलाइए, डॉक्टर पेशेंट बॉन्ड स्ट्रांग दिखेगा। रैन ऑकवर्ड हो जाता है, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? दूसरी ओर बाकी सीनियर डॉक्टर्स भी सोच रहे होते हैं कि उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्टर वैंग ये देखकर मन में सोचता है, लगता है रैन कंफर्टेबल नहीं है, पर डिपार्टमेंट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए वो अब रैन के पास जाता है एंड उसे कहता है कि उसे ये सब यूनवा हॉस्पिटल के लिए करना है। रैन गहरी सांस लेता है, हाँ ठीक है। मिस्टर जैंग क्रेफिश पील करते हुए बोलता है, देखिए डॉक्टर रैन, मैं अपने हाथ से ये कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी वजह से है। अब क्योंकि उसके हाथ की चोट मामूली नहीं थी, इसीलिए उसका ये सब कर पाना एक बहुत बड़ी बात थी। रिपोर्टर कैमरा में कहती है, परफेक्ट, पेशेंट का डॉक्टर के लिए तोहफा, शॉट कंप्लीट। तभी दरवाजा जोर से खुलता है, एक डॉक्टर घबराया हुआ अंदर आता है। डॉक्टर वैंग, बड़ी गड़बड़ हो गई। डॉक्टर वैंग कहता है, क्या हुआ? दूसरा डॉक्टर बताता है, कल जिसके फिंगर में रिप्लांट हुई थी, माओ पेंघाई, पुराना स्मोकर, उसकी उंगलियों में ब्लड क्लॉट बन गया है, ब्लड सर्कुलेशन रुक चुकी है। डॉक्टर वैंग शॉक में खड़े हो जाते हैं, क्या रिकवरी के दौरान ऐसा? लगता है अब एम्पुटेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। रैन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है, वो कैमरा रिपोर्टर सब भूल जाता है। वो कहता है, अभी लास्ट मोमेंट नहीं आया है डॉक्टर वैंग, चलिए तुरंत ऑपरेशन थिएटर, हम उस उंगली को अभी भी बचा सकते हैं। रिपोर्टर जाओ याओविन कैमरा की तरफ देखती है, ये तो और भी बड़ी न्यूज़ है, कट होने वाली उंगली को डॉक्टर ने दोबारा बचा लिया। ये हेडलाइन आग लगा देगी। अब एक तरफ डायरेक्टर वैंग एंड रैन ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहे होते हैं एंड दूसरी ओर ये रिपोर्टर मॉनिटरिंग रूम की तरफ उनके पीछे पीछे जा रही होती है। डायरेक्टर वैंग उसे देख लेते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो मटेरियल को कहाँ पर ढूंढने वाली है। वो उनसे पूछती है, क्या मैं मॉनिटर रूम में जा सकती हूँ? जैसे ही उसने ये पूछा, डायरेक्टर वैंग उसे सीधा मना कर देते हैं एंड बताते हैं कि मॉनिटरिंग रूम आउटसाइडर्स के लिए स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स है। अब डायरेक्टर वैंग उस रिपोर्टर को चुपके से बताते हैं कि अगर उसे डॉक्टर रैन के बारे में और जानना है तो नर्स स्टेशन जाओ या इमरजेंसी में लू वेनबिन को ढूंढो। जाओ योविन मन में, ओ माय गॉड मैं इसका नाम नहीं बोल पा रहा, तो मैं इसे योवू बोलूँ, योवू, आई मीन अजीब नाम है बट ठीक है, योवू, अब शायद मुझे याद रहेगी। तो योवू मन में नोट कर लेती है कि नर्स स्टेशन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। नर्स स्टेशन पहुंचकर उसे एक और नाम मिलता है। नर्स उसे बताती है कि रैन के बारे में अगर किसी को सबसे ज्यादा पता होगा तो उसका नाम है लू जिनलिंग। वो अभी गैराज में एम्बुलेंस के पास होगी, एज वो फ्रीक्वेंटली रैन के लिए पेशेंट्स लेकर आती रहती है। योवू थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, लू जिनलिंग, क्या कोई मिस्टीरियस कनेक्शन है इन दोनों के बीच? ये तो अच्छी स्टोरी हो सकती है। गैरेज के पास
योवू की नजर एक कूल और कॉन्फिडेंट लड़की पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वही जिनलिंग है। मैं डॉक्टर रैन का इंटरव्यू करना चाहती हूँ। जिनलिंग मुस्कुराती है एंड कहती है, डॉक्टर रैन, वो तो जीनियस का भी जीनियस है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी उन्होंने मेरे बड़े भाई को ट्रीटमेंट दिया था। रिपोर्टर रिकॉर्डर ऑन कर लेती है एंड उससे पूछती है, तो क्या आप दोनों के बीच कोई स्पेशल रिलेशनशिप है? योवू पूछती है। जिनलिंग हंसकर बोलती है, वो एक ऐसी पजल है जिसे समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चमड़ी सारी। अब जिनलिंग उसे पास्ट की सारी बातें बता देती है, लेकिन ये चीज़ भी योवू के लिए काफ़ी नहीं होती, तो वो अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लू वेनबिन को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब योवू इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंचती है। वहाँ उसे लू वेनबिन दिखता है, जिससे वो पूछती है कि क्या वही डॉक्टर लू है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड योवू अब लू वेनबिन से रैन के बारे में पूछती है कि रैन के साथ काम करना कैसा होता है। एंड लू वेनबिन करहाते हुए बोलता है, मत पूछिए, डॉक्टर रैन एक मशीन है। ऑपरेशन थिएटर में उनके साथ टिकने के लिए वो थोड़ा ड्रामेटिक होते हुए कहता है, मुझे डायपर तक पहनना पड़ता है, बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता। योवू शॉक में आ जाती है। डायपर सर्जरी के दौरान? लू वेनबिन कहता है, हाँ। और माँ येनलिन के जाने के बाद अब सारा प्रेशर मुझ पर ही है, क्योंकि माँ येनलिन को हैंड सर्जरी वाले लेकर जा चुके हैं। तो अब रैन के साथ सिर्फ उसका एक ही असिस्टेंट बच चुका है, जो कि है लू वेनबिन। तभी एक डॉक्टर रूम में आता है एंड लू वेनबिन से कहता है, लू वेनबिन रेडी हो जाओ, डॉक्टर रैन ने एक और सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट सर्जरी के लिए तुमसे कहा है डायपर पहनकर रेडी रहना। लू वेनबिन मन में रो पड़ता है, बॉस रैन कितने दयालु हैं, मेरी कितनी फिक्र करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर चीफ वैंग रैन की तारीफ कर रहा होता है, कमाल कर दिया रैन, उंगलियों को कट होने से बचा लिया, अगली बार ऐसी सर्जरी होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। रैन शांत लहजे में बोलता है, शुक्रिया डॉक्टर, मैं और सर्जरीज करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर लू वेनबिन आता है एंड उसके पीछे योवू भी आती है, क्योंकि उसे रैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रैन लू वेनबिन से कहता है कि क्या वो तैयार है सेवेड फिंगर की रिप्लांटेशन करने के लिए, जिस पर लू वेनबिन एक्साइटेड होता है, क्योंकि ही इज़ नाउ प्रोफेशनल एट एमटेंग टेक्निक एंड उसके लिए अब ज़्यादातर चीज़ें चैलेंजिंग नहीं होती। और उन दोनों को साथ काम किए थोड़ा टाइम भी हो गया था। रैन अब लू वेनबिन से कहता है कि ठीक है चलो अब 50 सर्जरीज करते हैं, जिस पर लू वेनबिन की फट जाती है, क्योंकि 50 सर्जरीज लाइक लिटरली ब्रो। रैन के 50 सर्जरीज कंप्लीट करने के पीछे की एक ही वजह होती है, एक न्यू मिशन, जिसमें कि उसे 50 पेशेंट्स के फिंगर रिप्लांटेशन सर्जरीज को कंप्लीट करना होता है एंड उसके लिए उसे एक इंटरमीडिएट ट्रेजर चेस्ट मिलनी थी। रैन मन में कैलकुलेट करता है कि 50 सर्जरीज टास्क बड़ा है पर रिवॉर्ड भी उतना ही वर्थ इट होगा, इसीलिए उसे जल्दी से इस चीज को शुरू करना होगा। अब एक दिन बीत जाता है। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रैन और लू वेनबिन बात कर रहे होते हैं। पास ही सोफे पर रिपोर्टर योवू गहरी नींद में सो रही होती है। लू वेनबिन रैन से कहता है, आज की शिफ्ट फाइनली ओवर हो गई, आपसे काफी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली वो न्यू टेक्निक। रैन धीरे से बोलता है, शोर मत करो। रिपोर्टर, योवू अभी यहीं पर है, वो गई नहीं। अब उस सेम ऑफिस में डायरेक्टर वो भी सो रहे होते हैं। रैन के वहाँ आते ही डायरेक्टर वो नींद से उठते हैं और रैन को अंदर बुलाते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो उसी का वेट कर रहे थे। अब क्योंकि माँ येनलिन अपने डिपार्टमेंट में वापस चला गया है, यानी कि हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट, इसीलिए उसने यानी कि डायरेक्टर हुओ ने रैन की मदद के लिए एक नई असिस्टेंट अरेंज की है। रैन थोड़ा सरप्राइज होता है, एक नई असिस्टेंट। डायरेक्टर हुओ बोलता है, मिल लो डॉक्टर यू युवान से। सोफे से एक छोटी हाइट की लड़की उठती है, बड़े चश्मे, थोड़ी घबराहट और काफ़ी इनोसेंट लुक। नमस्ते डॉक्टर रैन, वो हल्की सी हकलाहट के साथ बोलती है, मेरा नाम यू युवान है, मैं टोकजी मेडिकल कॉलेज से हूँ और मैं कोलोरेक्टल सर्जरी की स्पेशलिस्ट हूँ। रैन और लू वेनबिन दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या कोलोरेक्टल स्पेशलिस्ट? लू वेनबिन मन में सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी हैवी स्पेशलाइजेशन, और ये हैंड सर्जरी में हमारे साथ क्या करेगी? यू युवान सडनली सीरियस हो जाती है एंड वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि हम साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। एंड इसी के साथ स्टार्ट होता है उनका एक और मिशन। तुम्हें ये चीज़ गूगल करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोलोरेक्टल सर्जन क्या होता है। कोलोरेक्टल का मतलब होता है ठीक है, कोलोरेक्टल सर्जन, जिसमें कि पहला वर्ड है कोलोरेक्टल। कोलो का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टल का मतलब होता है रेक्टम। तो कोलोरेक्टल सर्जन वो सर्जन होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम पर सर्जरीज करते हैं।